आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल ऑफ समन केस बाय मैजिस्ट्रेट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20 जो कि डील करता है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, जो कि हमें दिया गया है सेक्शन 251 से सेक्शन 259 तक। देखिए यहाँ जो सेक्शन 251 से 259 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं कि समन केस को किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा, क्या प्रोविजन है। जो समरी ट्रायल होगा जो कि सेक्शन 260 से 265 तक दिया गया है, समरी ट्रायल में भी जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो समन केस का ही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो जो समन केस का प्रोसीजर है वही प्रोसीजर समरी ट्रायल पर भी चलेगा। अब यहाँ पे समन केस का ट्रायल मैजिस्ट्रेट के सामने उसके क्या प्रोविजन होंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले समन केस क्या होता है, ऐसा केस जो कि वारंट केस नहीं है। अब वारंट केस क्या होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा है। मतलब कि समन केस क्या हो गए, ऐसे ऑफेंसेस जिसकी सज़ा 2 साल तक है। तो ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 2 साल तक है तो उस तरह के केसेस को आप कहेंगे समन केस। अब किसी पर्सन ने, किसी एक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस किया जिसकी सज़ा 2 साल तक है। अब क्योंकि उस ऑफेंस की सज़ा 2 साल तक है तो उसके ऊपर जो ट्रायल चलेगा वो समन केस का ट्रायल चलेगा। अब यहाँ समन केस के ट्रायल में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो तो ये 2 साल वाली। समन केस में जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि समन केस में फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं होता। जैसे कि और क्रिमिनल केसेस में जब ट्रायल चलेगा, चाहे वो वारंट केस का हो या कोर्ट ऑफ सेशन का हो, वहाँ पे क्या होता है, चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज कैसे फ्रेम होगा, प्रोसिक्यूशन को सुनेगी कोर्ट, एक्यूज्ड को सुनेगी और फिर देखेंगे कि क्या कोई प्राइमा फेसी केस मेड आउट होता है या नहीं होता। अब जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है उस पर भी हियरिंग होती है कि ये चार्ज ठीक से फ्रेम किया गया है या और सेक्शन ऐड या कम करने हैं। तो यहाँ जो समन केस होता है इसमें कोई फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं होता है। यहाँ पे होता है नोटिस ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जब एक्यूज्ड को समन केस में मैजिस्ट्रेट के सामने या तो अपीयर हुआ हो वो या उसे लाया गया हो, जब ये एक्यूज मैजिस्ट्रेट के सामने आ जाएगा तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि इसके ऊपर जिस ऑफेंस का केस बनाया गया है उसके पर्टिकुलर्स जो होंगे ऑफेंस के, उस केस के, वो ऑफेंस के पर्टिकुलर इसे पढ़कर सुनाए जाएंगे, बताए जाएंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा, ना प्रोसिक्यूशन को सुना जा रहा है और ना ही एक्यूज को सुना जा रहा है और ना ही कोर्ट इनको सुनने के बाद ये देख रही है कि प्राइमा फेसी केस मेड आउट होता है या नहीं होता। डायरेक्टली जैसे ही समन केस में एक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट के सामने आता है तो मैजिस्ट्रेट उसे बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर इस ऑफेंस में केस फाइल हुआ है जो कि समन केस है। जो उसे एक्यूज्ड को ये सारी चीजें बताई जा रही है इसे हम कहते हैं नोटिस ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ नोटिस ऑफ एक्विजिशन तक समझ आने के बाद नेक्स्ट बात जो हमने ध्यान रखनी है वो ये कि क्योंकि समन केस में कोई फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डिस्चार्ज का कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। क्योंकि डिस्चार्ज का क्वेश्चन कब आता है, जब मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन को सुनते हैं, एक्यूज्ड को सुनते हैं, उनको दोनों को सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई प्राइमा फेसी केस मेड आउट नहीं होता तो मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो रहा है तो फ्रेम करते हैं चार्ज। अब क्योंकि यहाँ ना तो प्रोसिक्यूशन को सुना गया है, ना ही एक्यूज्ड को सुना गया है और ना ही चार्ज फ्रेम करने की कोई बात है तो डिस्चार्ज करने का कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये बैरेक्ट में नहीं दी गई हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। अब नोटिस ऑफ एक्विजिशन हो गया, एक्यूज को बता दिया कि तुम्हारे ऊपर ये ऑफेंस है। अब एक्यूज से पूछा जाएगा कि क्या तुम गिल्टी प्लीड करना चाहते हो या फिर अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो। और फिर यहीं पे इन्होंने कहा है कि कोई फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें जो अब तक हमने डिस्कस करी हैं ये सेक्शन 251 में दी गई हैं। अब जब उससे पूछा गया कि क्या तुम गिल्टी प्लीड करना चाहते हो या अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो, अब अगर एक्यूज कहता है कि वो गिल्टी प्लीड करना चाहता है तो आप आ जाएंगे सेक्शन 252 पे। यहाँ ये बात करते हैं कि अगर एक्यूज गिल्टी प्लीड करता है तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसे कन्विक्ट कर सकते हैं। अब कन्विक्ट करना है या नहीं करना ये मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन होगी।
उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 253, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 206 के साथ। जब हमने पेटी ऑफेंसेस डिस्कस किए थे वहां पे हमने डिस्कस किया था सेक्शन 253। इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। 253 में ये कहते हैं कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी ऑफेंसेस। यहाँ पे ये बात की गई है कि अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई समन इशू हुआ था सेक्शन 206 में, क्योंकि एक्यूज्ड ने कोई पेटी ऑफेंस किया था, अब वो अगर गिल्टी प्लीड करना चाहता है तो बिना कोर्ट में अपीयर हुए वो बाय पोस्ट या बाय मैसेंजर वो अपना प्ली ऑफ गिल्ट और जो भी फाइन है जो कि 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा वो कोर्ट में भिजवा सकता है। किसी मैसेंजर के थ्रू भी भिजवा सकता है, बाय पोस्ट भी भिजवा सकता है और अपने लॉयर प्लीडर के थ्रू भी भिजवा सकता है। और जो भी इसने ये अमाउंट भिजवाया है ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा जैसे कि इसे कन्विक्ट कर दिया गया है और जो भी फाइन है वो इसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये बात की गई थी सेक्शन 253 में। यानी कि क्या था, प्ली ऑफ गिल्ट एक्यूज कर रहा है, अपना ऑफेंस मान रहा है किसी पेटी ऑफेंस में, तो जो वो फाइन भिजवा रहा है वो एज अ कन्विक्शन और एज अ फाइन एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 254 पे। अब तक हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 251, सेक्शन 252, सेक्शन 253 जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और सेक्शन 254 पे आते हैं। ये कहते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट ने एक्यूज्ड को सेक्शन 252 यानी उसने गिल्टी प्लीड कर लिया तब कन्विक्ट नहीं किया, या फिर कोई पेटी ऑफेंस पे समन गया था तब भी सेक्शन 253 में उसे कन्विक्ट नहीं किया गया। जब एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया गया तो अब नेक्स्ट स्टेज होगी कि मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन और उसके एविडेंसेस को सुनेंगे और एक्यूज्ड और उसके एविडेंसेस को सुनेंगे। उसके बाद सेक्शन 254 के सबसेक्शन 2 में ये बात करते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोसिक्यूशन ने या फिर डिफेंस ने, एक्यूज ने कोई एप्लीकेशन लगाई है कि वो चाहते हैं मैजिस्ट्रेट सम्मन इशू करें किसी पर्टिकुलर विटनेस को या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को, क्योंकि उस विटनेस को वो कोर्ट में एग्जामिन कराना चाहते हैं या उस पर्टिकुलर पर्सन के पास कुछ डॉक्यूमेंट है जिसे वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो अगर ये प्रोसिक्यूशन या एक्यूज इस तरह की एप्लीकेशन लगाते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने तो मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई होते हैं तो इस तरह का सम्मन इशू कर सकते हैं। पर सम्मन इशू करने से पहले इनको क्या करना होगा, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो डिपॉजिट करानी होगी। उसके बाद आते हैं सेक्शन 255 पे जो कि डील करता है एक्विटल और कन्विक्शन। यहाँ सेक्शन 255 का क्लोज 1 और क्लोज 2 बहुत इजी है। मेन हमें जो समझना है वो है क्लोज 3। स्टार्ट करते हैं क्लोज 1 से। यहाँ ये सेक्शन 255 के क्लोज 1 में कहते हैं कि जब मैजिस्ट्रेट एविडेंस ले रहे हैं सेक्शन 254 में, अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 254 में क्या है, मैजिस्ट्रेट एविडेंस लेंगे प्रोसिक्यूशन के और एक्यूज के। अब यहाँ पे एविडेंस ले लिए मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 254 में, और जो भी और फर्दर एविडेंसेस हैं वो भी ले लिए अगर कोई है तो। ये लेने के बाद इन्होंने वर्ड यूज किया है ऑफ हिज ओन मोशन कोज टू बी प्रोड्यूस्ड। इसका क्या मतलब है कि प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड के एविडेंसेस के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो किसी और पर्सन को एज कोर्ट विटनेस कोर्ट में बुलाकर उसे एग्जामिन करना चाहते हैं तो मैजिस्ट्रेट उन्हें भी बुलाकर एग्जामिन कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट के पास पावर है सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कि वो किसी भी पर्सन से किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो उनकी एविडेंस हो जाने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर विटनेस एग्जामिन होना चाहिए था जो कि हो चुका है, या फिर कोई ऐसा विटनेस है जो कि अब तक एग्जामिन नहीं हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसे एज अ कोर्ट विटनेस कोर्ट में कॉल कर सकते हैं इन दोनों पार्टीज की एविडेंस रिकॉर्ड हो जाने के बाद। अब ये कैसे होगा, अब जो मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करेंगे किसी विटनेस को कॉल करने के लिए, इसे हम पढ़ेंगे सेक्शन 165 रेड विद सेक्शन 311 ऑफ CRPC। 311 कंसिडरेशन में आता है जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हो जाती है, डिफेंस की एविडेंस हो जाती है और उसके बाद कोई चाह रहा है कि हम दोबारा से अपने एविडेंस को एग्जामिन करवा लें, क्योंकि किसी भी पार्टी को अगर अपने एविडेंसेस को एग्जामिन कराना है तो जब उनकी बारी है तभी वो एग्जामिन कराएंगे। अपना टाइम निकल जाने के बाद अगर कोई पार्टी कहे कि अब मैं अपने विटनेस को एग्जामिन कराना चाहता हूँ तो उसे कोर्ट में 311 की एप्लीकेशन लगानी होगी, क्योंकि अब यहाँ कोर्ट प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की एविडेंस होने के बाद चाह रहे हैं अपने मोशन से
किसी और पर्सन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो उसे बुला सकते हैं एज कोर्ट विटनेस, सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, रेड विद सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी में। और इन सभी एविडेंसेस को एग्जामिन करवाने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज गिल्टी नहीं है, तो वो रीजंस रिकॉर्ड करते हुए एक्विटल का ऑर्डर पास कर देंगे। उसके बाद आते हैं सेक्शन 255 के सबसेक्शन 2 पे। यहाँ ये बात करते हैं कि मैजिस्ट्रेट अगर एक्यूज को कन्विक्ट करना चाहते हैं और वो सेक्शन 325 और 360 के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते, यानी सबमिशन या फिर प्रोबेशन पे नहीं जाना चाहते, और उन्हें लगता है कि एक्यूज गिल्टी है, तो वो सेंटेंस पास कर सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी है। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 255 के सबसेक्शन 3 पे। देखिए सबसेक्शन 3 को डायरेक्ट से पढ़ने से पहले इसे समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहते हैं क्योंकि हम सम्मन केस कर रहे हैं, सम्मन केस में चार्ज तो फ्रेम होता नहीं है, नोटिस ऑफ एक्विजिशन होता है, मतलब एक्यूज को बताया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये ऑफेंस है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना डिफेंस प्रिपेयर करके आगे ट्रायल में जो भी उसको एग्जामिन करवाना है वो एग्जामिन करवाएगा। नोटिस ऑफ एक्विजिशन बताया उसको ऑफेंस 1 का, ट्रायल चला और मैजिस्ट्रेट ने पाया कि एक्यूज ने तो ऑफेंस 2 किया है, मतलब कोई और ऑफेंस किया है, तो इस केस में मैजिस्ट्रेट अब उसे ऑफेंस 2 के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोबारा ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस तरह से अगर कन्विक्शन होती है तो जो एक्यूज है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव, गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, ट्रायल किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑफेंस 2 पहले बताया गया होता तो भी सेम एविडेंसेस आती। तो अगर पहले ऑफेंस 1 बताया गया है और अब निकल के आया ऑफेंस 2, तो उसके लिए मैजिस्ट्रेट उसे कन्विक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू उन्हें देखना होगा कि एक्यूज इससे अफेक्ट ना हो रहा, और इस बात के उन्हें रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। उसके बाद डिस्कस करते हैं सेक्शन 256 जो कि डील करता है नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। यहाँ ये सेक्शन 256 के सबसेक्शन 1 में बात करते हैं कि एक कंप्लेंट फाइल हुई थी। कंप्लेंट फाइल हो जाने के बाद मैजिस्ट्रेट ने समन इशू किया है अपीयर होने के लिए एक फिक्स्ड डेट पर, एक्यूज्ड को भी और कंप्लेनेंट को भी। उस फिक्स्ड डेट पर अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट होता है, जानबूझकर होता है, या फिर कंप्लेनेंट की डेथ हो गई है इसलिए कंप्लेनेंट एब्सेंट हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट यहाँ मैंडेटरी प्रोविजन है, अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है मैजिस्ट्रेट शैल क्या करेंगे, जो एक्यूज्ड है उसको एक्विट कर देंगे, और अगर वो कंप्लेनेंट की एब्सेंस में एक्यूज को एक्विट नहीं कर रहे हैं तो वो उस बात के रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों एक्विट नहीं कर रहे हैं। उसके साथ ही ये प्रोवाइजो ऐड करते हैं जहां ये लिखते हैं जब कंप्लेनेंट को कोई प्लीडर या फिर कोई ऑफिसर रिप्रेजेंट कर रहे थे और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो कंप्लेनेंट है इसकी पर्सनल अपीयरेंस कोर्ट में ज़रूरी नहीं है, यानी कि मैजिस्ट्रेट ने उस कंप्लेनेंट की अटेंडेंस को डिस्पेंस किया हुआ है, तो इस केस में ये प्रोविजन फिर अप्लाई नहीं होते, यानी फिर एक्यूज्ड एक्विट नहीं होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 257 पे जो कि डील करता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। यहाँ ये सेक्शन 257 में कहते हैं कि एक कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल करी तो वो किसी भी टाइम उस कंप्लेंट को विड्रॉ करवा सकता है फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले कभी भी। जब ये इस कंप्लेंट को विड्रॉ करेगा तो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई करेंगे कि क्या उन सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, सफिशिएंट ग्राउंड है कि इसे परमिशन दे दी जाए कि ये कंप्लेंट विड्रॉ कर ले, और अगर ये कंप्लेंट विड्रॉ होती है तो इसका इफेक्ट ऐसे होगा जैसे कि एक्यूज्ड एक्विट हुआ है इस केस में। उसके बाद आते हैं सेक्शन 258 पे जो कि डील करता है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। यहाँ ये सेक्शन 258 में कहते हैं कि एक सम्मन केस इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पे हुआ है या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव पे हुआ है, तो इस केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास खुद से या फिर कोई और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम से पहले सैंक्शन लेने के बाद प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर इस प्रोसीडिंग को स्टॉप करके बिना जजमेंट को प्रोनाउंस किए हुए रोक सकते हैं, यानी जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया किसी भी स्टेज पर प्रोसीडिंग को रोक सकते हैं। कौन? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर कोई और मैजिस्ट्रेट सीजीएम से प्रीवियस सैंक्शन लेने के बाद। और इसके साथ ये क्लियर करते हैं कि अगर ये प्रोसीडिंग
स्टॉप की गई हैं, जब ये प्रोसीडिंग स्टॉप की गई है तो उससे पहले जो प्रिंसिपल विटनेस था केस का, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जा चुकी है। उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जो इफेक्ट है इस स्टॉपेज का वो होगा कि एक्यूज्ड इस केस में एक्विट हो गया है। उसके अलावा इस प्रिंसिपल विटनेस वाले केस को छोड़कर उसके अलावा कभी भी प्रोसीडिंग अगर स्टॉप करते हैं मैजिस्ट्रेट तो उसका इफेक्ट होगा जैसे कि उस एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया गया है। और इससे पहले जब हम स्टार्टिंग के सेक्शंस कर रहे थे तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि चार्ज फ्रेम नहीं होता तो डिस्चार्ज भी नहीं होता, पर यहाँ पे प्रोसीडिंग स्टॉप होने की वजह से डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन 259, जो कि डील करता है पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस। ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, डायरेक्ट नंबर भी और इसके जो प्रोविजंस है उन्हें भी। यहाँ ये कहते हैं कि एक समन केस का ट्रायल चल रहा है। इन कोर्स ऑफ ट्रायल मैजिस्ट्रेट ने देखा जो ऑफेंस है जिसपे ये ट्रायल चल रहा है एज अ समन केस, इस ऑफेंस की पनिशमेंट 6 महीने से ज़्यादा है और मैजिस्ट्रेट को लगता है इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये जो केस है वारंट केस की तरह चलना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ये इस पूरी प्रोसीडिंग को रीहियर करेंगे ऐसे जैसे कि ये वारंट केस पर करते, और जो भी विटनेसेस ये एग्जामिन कर चुके हैं उनको चाहे तो रिकॉल करके दोबारा भी एग्जामिन करवा सकते हैं। ये बात की गई थी सेक्शन 259। तो यहाँ हमारा ट्रायल ऑफ समन केस बाय मैजिस्ट्रेट कंप्लीट होता है। मेनली हमें ध्यान रखना है कि समन केस क्या होते हैं जिनमें सज़ा 2 साल तक की होती है, और समन केस का जो प्रोसीजर है वो ही सेम अडॉप्ट होता है समरी ट्रायल में। और समन केस में चार्ज फ्रेम नहीं होता, क्योंकि चार्ज फ्रेम नहीं होता इसलिए डिस्चार्ज भी नहीं होता, पर अगर मैजिस्ट्रेट ने प्रोसीडिंग को स्टॉप किया है तो वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। आई होप ट्रायल ऑफ समन केस बाय मैजिस्ट्रेट आपको क्लियर हो गया होगा।